अब देखते हैं हम भारत में जो है बैंकिंग का विकास कैसे होता है। इसको जानने का मुख्य मुद्दा जो है, इसका जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा भारत में बैंकिंग का विकास या डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बैंकिंग का विकास। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। शुरू में पृष्ठभूमि जो है इसकी क्या रही, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कुछ क्या हुआ कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसके कारण आई कुछ समस्याएं। तो इन समस्याओं को देखेंगे। इन समस्याओं के बाद इन समस्याओं का हुआ समाधान, और ये समाधान हुए बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के रूप में। और इस सुधार को करने के लिए 4 समितियां मुख्य रूप से बनाई गई। एक थी नरसिम्हन समिति, प्रथम नरसिम्हन समिति, द्वितीय, अगली जो थी वो थी दामोदरन समिति, और दामोदरन समिति के बाद जो अभी दिखाई देती है हमें वो है नचिकेत मोर समिति। नचिकेत मोर समिति, ठीक है। इस सुधारों के क्या परिणाम हुए, हम देखेंगे कि इसके सुधारों के परिणाम क्या हुए, और परिणाम जो हुए उनके बाद भी जो कुछ वर्तमान समस्याएं हैं, ये वर्तमान समस्याएं क्या हैं, ठीक है। और इस समस्याओं के परिणाम स्वरूप आगे की राह क्या होनी चाहिए। आगे की राह जो है बैंकिंग क्षेत्र में क्या अपनाई जानी चाहिए, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। इस पृष्ठभूमि के साथ ही हम देखेंगे कि बैंकों का जो वर्गीकरण है, वो कैसे किया गया है, ठीक है। बैंकों का वर्गीकरण जो है वो कैसे है, डिवीजन ऑफ बैंक्स कैसे किया गया है। ठीक है। इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसकी पृष्ठभूमि के लिए आप एनसीईआरटी से जो है इसकी मुख्य पृष्ठभूमि को पढ़ लेंगे, ठीक है। जो एक थ्योरेटिकल है, एक पूरी कहानी है कि ये बैंक पहले आया, वो बैंक बाद में आया, ठीक है। हम जो आवश्यक है उसे पढ़ना शुरू करते हैं। आप इसके लिए पढ़ें 11वीं की और 12वीं की एनसीईआरटी, हाँ 11th और 12th क्लास की अर्थव्यवस्था की बुक, 11th और 12th क्लास एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा कि भारत में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और यहां पर आपको मिलेगा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि के लिए आप पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, ठीक है।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि को। इसकी पृष्ठभूमि में कुछ प्रेसिडेंसी बैंक जो हैं, वहां से हम शुरुआत करेंगे, प्रेसिडेंसी बैंकों से। ये प्रेसिडेंसी बैंक जो हैं, ये 3 थे, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। कलकत्ता, मद्रास और बंबई। चूंकि भारत में जो ब्रिटिश शासन था, भारत के इस ब्रिटिश शासन को 3 भागों में, या फिर प्रेसिडेंसीज में कहना चाहिए, विभाजित किया गया था, और प्रत्येक प्रेसिडेंसी का एक अपना बैंक हुआ करता था। ठीक है? और इन्हीं प्रेसिडेंसीज के जो बैंक थे वो अलग अलग थे। बंगाल प्रेसिडेंसी का था कलकत्ता, मद्रास प्रेसिडेंसी का मद्रास, और जो बंबई प्रेसिडेंसी थी उसका बंबई। ठीक है? 1921 में इन्हें मिलाकर कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो हमारा टॉपिक है, ये आपको यूपीएससी में इंपॉर्टेंस है, एमपीपीएससी में इसका इंपॉर्टेंस है। किस लेवल पर इंपॉर्टेंस है? प्री, मेंस। मेंस में जो दोनों में GS3 पेपर है, इस पेपर में इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है? इसके बाद आप बैंक के जो एग्जाम होते हैं, बैंक के तमाम तरीके के एग्जाम, ठीक है, LIC, PO, है ना, RBI ग्रेड B का जो एग्जाम होता है, उसके बाद SSC में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है? उसके बाद व्यापम, इस एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है? तो ये जो है आपको मल्टी डायमेंशनल है। एक बार आप GS पढ़ लेते हैं तो ये आपको हर जगह क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है? इसके बाद रेलवे और भी आप एग्जाम टोटल इंक्लूड कर सकते हो जहां तक GS की लिस्ट जाती है। ठीक है? तो ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसको बनाया गया 1921 में। लेकिन तब भी क्या हुआ, तब तक भी भारत में किसी ऐसे केंद्रीय बैंक की कमी थी जो कि भारत में मौद्रिक नीति का प्रबंधन कर सके या मुद्रा की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सके। ठीक है? जब ऐसे बैंक की कमी थी तो उसके लिए क्या किया गया, 1925 में इसी के लिए एक कमीशन जो है वो नियुक्त किया गया। इसे कहा गया भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर शाही कमीशन, शाही आयोग या रॉयल कमीशन। ठीक है? इस रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई 1925 में, और इसी की सिफारिश पर लाया गया RBI एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934, और इसी के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को गठन किया गया RBI का,
या निर्माण किया गया आरबीआई का। इसमें सरकारी तथा निजी कारोबारी इनकी पूंजी जो है वो लगी हुई थी। ठीक है, सरकार की पूंजी और निजी कारोबारियों की पूंजी दोनों की लगी हुई थी। इसलिए सरकार जो है वो गवर्नर को नियुक्त करती थी और निजी कारोबारी जो होते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, या निदेशकों में, बैंक के निदेशकों में बैठा करते थे। ठीक है, आ रहा है ये समझ? आगे बढ़े। ठीक है, जब ये बैंक बना तो उसके कुछ समय बाद जो है हमारा देश आजाद हो गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद ही जो है इंस्टीट्यूशन जो है हमारे सारे स्वायत्त होने लगे। ठीक है, स्वायत्त मतलब स्वशासी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका निर्माण किया जाने लगा और देश में व्यापक व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए हर क्षेत्र में सुधार हो रहे थे और इसी सुधारों के परिणाम स्वरूप जो है भारत में एक हुई आवश्यकता किसकी? केंद्रीय बैंक की। केंद्रीय बैंक जो कि भारत के वित्त व्यवस्था के केंद्र में हो और पूरे बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित एवं संचालित करने का कार्य कर रहा हो। इसी के लिए यहां हमने देखा था कि जो निजी कारोबारी थे, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये बैठा करते थे, ठीक है, इनकी पूंजी इसमें लगी हुई थी। इन लोगों की पूंजी को इन्हें वापस कर दिया गया। ठीक है, जो भी इन्होंने अमाउंट लगाया था, जो भी इनका तत्कालीन समय में उस ऑर्गेनाइजेशन में शेयर था, आरबीआई में शेयर था, वह लौटा दिया गया। सपोज इनका 40% शेयर था और 60% सरकार का था, तो इनका यह 40% शेयर भी सरकार द्वारा खरीद लिया गया और अब यह पूरी तरीके से नाम कर दिया गया भारत के राष्ट्रपति के। और भारत के राष्ट्रपति के नाम होना मतलब राष्ट्र के नाम होना, और जब यह राष्ट्र के नाम हो गया तो इसका हो गया राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन। 1 जनवरी 1949 को 1949 को कर दिया गया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। और इसी के साथ मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम लाया गया। और इस अधिनियम के लाते ही, इस अधिनियम को लाते ही आरबीआई को व्यापक अधिकार इस अधिनियम के तहत प्राप्त हो गए अनुसूचित बैंकों के निरीक्षण का
अनुसूचित बैंकों या शेड्यूल बैंकों के निरीक्षण के व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए आरबीआई को। इसके साथ ही रिजर्व बैंक प्राप्त करता है अनुसूचित बैंकों के निरीक्षण के व्यापक अधिकार। ठीक है, आ रही है समझ? ठीक है। देखेंगे आगे आने वाले हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस कहानी में आरबीआई को अधिकार कब और कैसे प्राप्त हुए। ठीक है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान जो है वो लागू कर दिया गया और संविधान लागू करने के पश्चात जो है हम देखते हैं कि एसबीआई का 1 जुलाई 1955 को नाम रख दिया गया। जो इंपीरियल बैंक 1921 में हम देख रहे थे, 1921 में इंपीरियल बैंक का नाम अब बदल के कर दिया गया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई। हाँ, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को नाम कर दिया गया इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आ रहा है ये समझ? जब क्या हुआ कि भारत आजाद हुआ तो जो लोकल प्रेसिडेंसी थी भारत में, क्या थे कि कुछ राजघराने भी काम करते थे। मतलब कि जो स्थानीय शासक थे उनका भी ब्रिटिश शासन के साथ संचालन तो विद्यमान था। ठीक है, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई और उस क्रांति के परिणाम स्वरूप यह देखा गया भारत में कि इस क्रांति के पीछे एक रीजन बहुत बड़ा ये था कि जो देशी राज्य थे उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाना इसके पीछे एक मुख्य कारण था। ठीक है, तो उसके बाद 1858 में यह घोषणा की गई रानी के द्वारा, ठीक है, क्वींस डिक्लेरेशन कहते हैं इसे, एक कि जो है अब भारत के जो राज्य हैं, देशी राज्य हैं, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उनके साथ सहयोगात्मक रुख रखते हुए भारत पर शासन किया जाएगा। और इसी के परिणाम स्वरूप इनका अस्तित्व भी जो है इस समय विद्यमान था। और यहां पर बैंकिंग व्यवस्था के संचालन के लिए कुछ उन जो देशी राजे रजवाड़े थे वहां के बैंक हुआ करते थे। ठीक है, और इन्हीं बैंकों को बाद में जो है स्टेट बैंक के जो है सहायक बैंकों या एसोसिएट बैंकों के रूप में बना दिया गया। ठीक है, इनके सहायक बैंकों के रूप में बना दिया गया। ये बैंक थे 8 बैंक। ठीक है, इसके अंतर्गत थे 8 बैंक, लेकिन अभी वर्तमान में 1 अप्रैल से सभी बैंकों का क्या कर दिया गया है, विलय जो है ये कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो स्थिति आती है उसमें हम देखते हैं कि 1969 में 14 बड़े बैंक
इनका कर दिया जाता है राष्ट्रीयकरण। 1969 में कर दिया जाता है देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नाम लिख सकते हैं आप इनका। पहला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जी, हाँ 19 जुलाई 1969। जनरली आप क्या है कि ये जो है ये प्री की प्रिपरेशन है ना, जिसमें आप डेट्स याद रखते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य परीक्षा एवं अन्य जो स्टैंडर्ड एग्जाम है, ठीक है, वहां अगर आप एकदम एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखते हैं लेकिन आपको ईयर याद है कि 1969 में हुआ था तो भी चल जाता है। इसलिए मैं अवॉइड करता हूं डेट्स जो है ये बताना। जैसे 15 अप्रैल 1980 को हम देखेंगे कि 6 नए बैंकों का, ठीक है, इसमें राष्ट्रीयकरण किया गया। तो लिखिए 19 जुलाई 1969 1969। पहला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा पंजाब नेशनल बैंक। चौथा कैनरा बैंक। पांचवा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। छठवा सिंडिकेट बैंक। सातवां बैंक ऑफ बड़ौदा। आठवां यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नौवां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 10वां देना बैंक, देना बैंक। 11वां इलाहाबाद बैंक, 11वां इलाहाबाद बैंक। 12वां इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। 13वां इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। 14 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये जो देसी राज्य थे उनके जो बैंक थे उनको 1959 में जो है एसबीआई के अधीन लाया गया, ठीक है। तो इनको लिख लीजिए कि ये बैंक कौन कौन से थे। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, इनका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। अगला जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इंदौर, मैसूर, सौराष्ट्र, पटियाला, त्रावणकोर। इसमें शुरुआती वर्षों में ही बीकानेर और जयपुर को मिला दिया गया। – 2008 में जो है सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को पेरेंट बैंक या मुख्य आरबीआई में मिला दिया गया। 2009 में
एसबीआई इंदौर को जो है मुख्य ब्रांच या मुख्य शाखा पेरेंट ब्रांच में जो है विलय कर दिया गया। वर्तमान में ये 5 एसोसिएट बैंक आपको दिखाई देंगे, लेकिन अब 1 तारीख से 1 अप्रैल से इनका भी पूरी तरीके से एसबीआई में क्या है विलय कर दिया गया। ठीक है, ओके। अब आप देखिए कि 1969 में 14 बड़े बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, लेकिन यह राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ, यह है यूपीएससी का विषय। 1969 में हुआ, यह है एसएससी का विषय। ठीक है, 1969 में हुआ, यह है बैंक का विषय। ठीक है, लेकिन क्यों हुआ, यह है एमपीपीएससी और यूपीएससी का विषय, लोक सेवा का विषय। ठीक है, इस समय तक ये जो बैंक थे, इन बैंकों पर संचालन जो था या आधिपत्य उस टाइम पर इनके संचालन पर था निजी क्षेत्र का। अब जब इनके संचालन पर निजी क्षेत्र का जो है अधिकार था, प्रभाव था, तो इस निजी क्षेत्र के अधिकार एवं प्रभाव के कारण यह निजी क्षेत्र क्या करता था, जैसे आप मान लीजिए कि आज के किसी बड़े उद्योगपति का कोई बैंक है, ठीक है, और उन्हीं की कोई इंडस्ट्री है। ठीक है, अब इस बड़े उद्योगपति का, जैसे कि आप समझ लीजिए कोई भी बैंक, ठीक है, कोई भी बड़ा उद्योगपति आप इमेजिन कर सकते हैं। अब इन्हीं का कोई बैंक है, तो क्या होगा कि इनके उद्योग जो हैं, ठीक है, जैसे माल्या साहब थे, ठीक है, अब माल्या साहब सपोज किंगफिशर कोई बैंक चला रहे थे देश में। ठीक है, किंगफिशर नाम का कोई बैंक संचालित हो रहा था। अब उनका जो उद्योग है वो क्या था, किंगफिशर एयरलाइंस था। ठीक है, तो जो किंगफिशर एयरलाइंस है उसी को वो फाइनेंस कर रहे थे। लेकिन ये बैंक क्या होता था, इन बैंकों की खासियत क्या होती थी, देखते हैं। ये बैंक डिपॉजिट जो लेते थे ये होते थे जमाकर्ता, आम जमाकर्ता या जनता। ठीक है, आम जमाकर्ता या जनता जो है इन बैंकों में क्या होती थी, डिपॉजिटर होती थी। लेकिन इन बैंकों के द्वारा ऋण किसको दिया जाता था, वो अपने हितों को संचालित करते थे, अपने हित में काम करते थे, पब्लिक हित में नहीं करते थे, स्वहित। ठीक है, इसके कारण होता क्या था कि भाई माल्या साहब का कोई बैंक है, माल्या साहब ने अपने लिए फाइनेंस कर लिया, किंगफिशर जो था, किंगफिशर की एयरलाइंस जो है वो घाटे में जा रही है। ठीक है, अब घाटे में जा रही है तो उन्होंने उसके बाद भी उसको फाइनेंस कर दिया क्योंकि वो उन्हीं का बैंक है। ठीक है, उसके कारण और वो घाटे में चली गई। ठीक है, तो इससे एक तो बैंक का फायदा नहीं हुआ, दूसरा क्या हुआ कि वो केवल अपने ही उद्योगों को फाइनेंस कर रहे हैं। ठीक है, जब वो अपने उद्योगों को फाइनेंस कर रहे हैं तो आम जनता को इससे लाभ नहीं मिल पाएगा, आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा, मतलब ऋण जो है वो आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा ये था कि ये जो निजी क्षेत्र के बैंक थे ये केवल शहरी क्षेत्रों में सीमित थे, तो ग्रामीण इलाकों में कृषि आदि कार्यों के लिए वित्त की उपलब्धता नहीं थी। वित्त की उपलब्धता जो है ये नहीं थी ग्रामीण क्षेत्र में। इसका मतलब क्या था, साख का प्रसार नहीं था या साख उपलब्ध नहीं थी। एमपीपीएससी के जो आप
बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को देखेंगे उसमें ये भी देखेंगे कि एमपीपीएससी के सिलेबस में ही एक रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है साख की उपलब्धता है ना, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में साख की उपलब्धता। वहां जब आप आंसर लिखेंगे, स्टोरी शुरू करेंगे, तो यहां से स्टोरी शुरू कर सकते हैं कि 1969 तक जो है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास या प्रसार नहीं था, और जब इनका राष्ट्रीयकरण किया गया उसके बाद से ही देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में साख की उपलब्धता सुनिश्चित की गई और ग्रामीण क्षेत्रों को यहां पर ऋण उपलब्ध कराया गया। ये आ रहा है समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आम जनता को लाभ नहीं हो रहा। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है, कृषि को वित्त उपलब्ध नहीं हो रहा है और ग्रामीण लोगों को भी वित्त उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस समय ऐसी सरकार आई जिनके प्रधानमंत्री का उद्देश्य था कि वो एक समाजवादी जो है स्वरूप भारत में प्रस्तुत करें, समाजवादी स्वरूप। और ये समाजवादी स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए समाजवाद का मुख्य उद्देश्य होता है, एक वर्ग होता है उच्च वर्ग, इसमें शोषक वर्ग, और दूसरा होता है शोषित वर्ग। ये शोषित वर्ग हमेशा होता है निचला तबका, जिसमें होते हैं किसान एवं मजदूर। समाजवाद की यह जो थ्योरी थी यह दी गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा, और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समाज में, किसी भी समाज में केवल दो वर्ग विद्यमान होते हैं, एक वर्ग होता है शोषक और दूसरा होता है शोषित। जैसे कि उद्योगों में जो संपूर्ण लाभ कमाया जाता है वो किसी एक उद्योगपति या मालिक के द्वारा कमाया जाता है, लेकिन जो ये लाभ कमाया जाता है, इस लाभ के पीछे मुख्य जो कारण होता है वो कारण होता है मजदूर। ठीक है, ये लाभ जो कमाया जाता है ये मजदूरों के द्वारा कमाया जाता है, इसलिए इस पर असली अधिकार जो है वो किसका है, मजदूरों का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो शोषक वर्ग है, मतलब उद्योगपति क्या हुए, ये हुए शोषक, क्योंकि मजदूर के द्वारा एक व्यापक मात्रा में पूंजी इकट्ठी की जाती है, लेकिन इसका लाभ जो है उनको, मजदूरों को नहीं मिल पाता है। इसका लाभ कौन लेता है, ये वर्ग। तो ये क्या करता है, इनका शोषण करता है। ठीक है, अब ये शोषण होता है तो ये सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है, गरीब वर्ग का, किसान वर्ग का, मजदूर वर्ग का, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसका। तो इसके विकास की जब बात की जाती है, इसके विकास की जब बात की जाती है, अर्थात समाज के बढ़े हुए वर्ग एवं समाज के इस शोषित वर्ग दोनों के विकास की, साथ में विकास की, ठीक है, तो इसे कहा जाता है समाजवाद, जिसमें पिछड़े वर्गों को मुख्य रूप से सबल बनाया जाता है निर्बल से। ठीक है, अब इसे हम यहां पर ले आते हैं। यहां पर हम समाजवाद को लगाकर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आम जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, मतलब इस शोषित वर्ग को लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिपॉजिट तो इससे लिया जा रहा है लेकिन ऋण इसको उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऋण किसी और को उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ग्रामीण क्षेत्र है, कृषक वर्ग वहां पर रहता है। ठीक है, तो इस ग्रामीण क्षेत्र में इस कृषक वर्ग को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, केवल शहरी क्षेत्रों को लाभ मिल पा रहा है। तो शहरी क्षेत्र कैसा है, एक विकसित क्षेत्र है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र कैसा है, एक पिछड़ा क्षेत्र है। ठीक है, और समाजवाद का उद्देश्य हमेशा होता है पिछड़ों का विकास। ठीक है, सभी को मुख्य धारा में लाना, सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है। और इसी के लिए 1969 में जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ताकि समाजवादी स्वरूप प्रस्तुत हो सके और जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी वित्त की या फाइनेंशियल जो उपलब्धता है, वित्त की उपलब्धता, आर्थिक उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित हो सके। इसीलिए किया गया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। आ रही है बात समझ? उसके बाद 1980 में
1980 में ये जो 70 से 80 के बीच का जो दशक है, ये भारत में जो है राजनीतिक एक उत्पात की स्थिति थी, राजनीतिक अशांति की स्थिति भारत में विद्यमान थी। ठीक है, और इसके बाद से यही जो सरकार है ये पुनः सत्ता पर आ जाती है। ठीक है, और 1980 में यही सरकार पुनः सत्ता पर आती है और फिर से यह आकर 6 नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती है। इसके पीछे का भी कारण वही होता है जो यहां पर था। ये 6 बैंक थे, डेट लिखना चाहें 15 अप्रैल 1980। पहला आंध्रा बैंक, दूसरा पंजाब एवं सिंध बैंक, तीसरा न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, चौथा विजया बैंक, विजया बैंक, पांचवा कॉरपोरेशन बैंक और छठा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, छठवा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये जो बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया, ये कहलाते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। कैसे बैंक कहलाते हैं ये? राष्ट्रीयकृत बैंक, क्योंकि इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। अब इनका राष्ट्रीयकरण किया गया ऐसा क्यों कहा जाता है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसके अंतर्गत क्या किया गया था? आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत निजी निवेशकों की पूंजी उन्हें वापस कर दी गई। जैसे मान लें कि कोई बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें शेयर हमेशा होंगे 100% में। ठीक है, कोई भी चीज को आप 100% में बता सकते हैं। ठीक है, 100% में यहां पर हमेशा होंगे शेयर। इन शेयरों में से कुछ शेयर होंगे निजी क्षेत्र के हाथ में, कुछ शेयर होंगे सरकारी क्षेत्र के हाथ में। यह माना जाता है जनरली कि 51% शेयर जो हैं ये जिसके भी पास में रहेंगे, 51% शेयर प्रबंधन उसी के हाथ में रहेगा। प्रबंधन या मालिक कहना चाहिए, वही रहेगा। आ रही है बात समझ? तो इस समय इन बैंकों की 51% से अधिक पूंजी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम 51% तक ही स्टिक हो जाओ, मिनिमम 51% होना चाहिए। लोगों के पास 80%, 70%, 55% इतनी पूंजी रहती है। 51% जो है ये पूंजी, इसका मतलब थी उस टाइम पर किसके हाथ में? निजी क्षेत्रों के हाथ में। कब? 1969 के पहले। इसके पहले 51% पूंजी थी निजी क्षेत्र के हाथ में, इसलिए ये इसकी पॉलिसी मेकिंग का काम, नीति निर्धारण का काम करते थे। ठीक है, लेकिन 1969 में इनकी यह पूंजी इन्हें वापस लौटा दी गई और ये पूरी की पूरी जो इनमें निवेश था वह हो गया 100% सरकार का, और अब यह हो गई राष्ट्रीयकृत, क्योंकि यह हो गया राष्ट्रपति के नाम। जी,
हाँ, ये पहले से जो इनका नाम चला आ रहा है, आप अभी भी देखते हो कि ठीक है, अलग अलग नामों से आइडेंटिफाई इसलिए किया गया क्योंकि ये अलग अलग ही संचालित हो रहे हैं अब तक। ठीक है तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक, इन्हें कहा जाता है सबको पब्लिक सेक्टर बैंक। जब हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये पूरे कहलाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, लेकिन ये भी उसी के साथ ही देख लेंगे कि इन्हें अलग अलग नामों से क्यों बुलाया जाता है। लेकिन अगर अभी क्वेश्चन है और अभी समाधान चाहिए तो एक हम देख सकते हैं इसके रूप में कि ये जो बैंक है, ठीक है, ये बैंक क्या है कि कोई एक बैंक नहीं बनाया गया, सबको मर्ज करके एसबीआई नहीं बना दिया गया, या कोई भी एक बैंक नहीं बना दिया गया कि सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है कि 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो 20 के 20 को मिलाकर एक बैंक नहीं बनाया गया। ठीक है, तो अलग अलग बैंक संचालित हो रहा था तो अलग अलग नाम की आवश्यकता थी। जो नाम उनका पूर्व से ही प्रचलित था इसलिए उसको क्या किया, वही नाम चलने दिया। नाम से क्या, वैसे भी नाम में क्या रखा है, नाम तो एक फेमस जो भी नाम है उसका वो प्रयुक्त अगर हो रहा है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक तो समस्या क्या है। लेकिन अगर सबको मर्ज कर दिया जाता, ठीक है, और कोई एक बैंक मान के चलिए पीएनबी में सबको मर्ज कर दिया जाता है तो एक पंजाब नेशनल बैंक बड़ा बैंक कहलाता है। ठीक है, ऐसी योजनाएं वर्तमान समय में जो है अर्थशास्त्रियों द्वारा ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप ये कीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, अगर ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है तो आप अलग अलग क्यों चला रहे हैं। ठीक है, यहीं पर पीएनबी की ब्रांच है, यहीं पर कैनरा बैंक की ब्रांच है, आप सबको मिला क्यों नहीं देते हैं। अगर आप मिला देंगे तो इसी क्षेत्र में केवल एक ब्रांच रहेगी और ब्रांचेज जो है जहां आवश्यकता है वहां बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, जैसे आप एटीएम देखेंगे वहीं एक बैंक का वहीं दूसरे बैंक का लगा हुआ है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बचत होगी और क्या होगा कि इनकी कैपिटल जो है वो भी बढ़ेगी। तो ये क्या, बैंक जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आएंगे। धीरे धीरे इनका विलय किया जा रहा है। ठीक है, और इसके विलय की जो प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाया भी जाएगा धीरे। हम इन्हीं में समस्याओं में देखेंगे और आगे की राह में जो डिस्कस करेंगे हम वो यही बात डिस्कस करेंगे कि इनका विलय क्यों किया जाना चाहिए। ठीक है, वर्तमान समय में इनकी आवश्यकता क्या है। तो इस तरीके से ये बैंक जो है 20 बैंकों का हमने देखा राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें से एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो आपने लिखा है बाद के 6 बैंकों में, इसका पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ये 19 बैंक वर्तमान में आपको दिखाई देंगे राष्ट्रीयकृत बैंक। एसबीआई एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, एसबीआई पहले से ही राष्ट्र का बैंक है। ठीक है जी, हाँ, मर्जर कर दिया गया उसका पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी में। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय 1993 सितंबर में कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। ये सन याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं। वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 19। ठीक है, उसके बाद आईडीबीआई जो था एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। ठीक है, उसे बाद में बैंक का दर्जा दिया गया तो एक ये हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक आईडीबीआई। बाद में बना बीएमबी, ठीक है, भारतीय महिला बैंक। अब इसके भी मर्जर की बात की जा रही है। ठीक है, हाँ, इसके भी मर्जर की बात हो रही है ना। तो ये जो है ऐसे 21 बैंक ये कहलाएंगे। लेकिन अब जब बीएमबी का मर्जर हो चुका है, ठीक है, तो अब ये 20 बैंक कहलाएंगे। ठीक है, और जो एसबीआई के एसोसिएट्स का उसमें विलय कर दिया गया है। ठीक है, इसके कारण अब जो है वो एक ही बैंक कहलाएगा, पहले वो 5+1 कहलाता था। ठीक है, तो अब ऐसे 21 बैंक आपको टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में दिखाई देंगे। आगे इनके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण को और जब हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे तो इसे देखेंगे। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। ठीक है, तो इसको आएंगे पढ़ के। यहां पर हमारी जो बैंकिंग के विकास की एक पृष्ठभूमि है वो होती है समाप्त। कल हम देखेंगे बैंकिंग का वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस आधार पर किया गया है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।